स्टूडेंट्स, आई होप यू आर रेडी विद आंसर. आप यहीं पे लिख लो, ठीक है, मैंने जगह दी है, आप वहीं पे लिख लो ताकि एक ही बुक में सब कुछ एक साथ रहे. ठीक है, चलो. नाउ, फादर promised to pay his son a sum of 1 lakh if the son passed his CA examination in the first attempt. रुको, आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है. फादर promised to pay the son 1 lakh rupees if he passed an exam in the first attempt. फादर और सन, मतलब ये तो एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुई. यस और नो? दिस इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट. तो आपको एनफोर्सिबिलिटी के ऊपर अपना आंसर बेस करके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स लिखने हैं. एनफोर्सिबिलिटी लिखेंगे, सोशल डोमेस्टिक के बारे में लिखेंगे, एनफोर्सिबल है कि नहीं, पूरा आंसर उसी पे आपको बेस करना है. द सन passed the exam but father failed to pay. Son files a case, state with reasons whether the son can recover the amount under the contract act. क्या लिखोगे आप यहाँ पे? सबसे पहले तो हम एनफोर्सिबिलिटी के बारे में लिखेंगे. क्या लिखेंगे हम एनफोर्सिबिलिटी के बारे में? ये देखो, मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी दी है ना, ये रही. व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी, आप इसके बारे में लिखोगे. An agreement is said to be enforceable if it creates some legal obligation. मतलब legal obligation का मतलब होता है if one party defaults, other party can take action. So there must be intention to sue, intention to file a case. In case of business or commercial transactions, the usual presumption is that parties intend to create legal relation, but in case of social or domestic agreements, the usual presumption is that parties do not intend to create legal relation. ये सारा कुछ आपको लिखना है आपके प्रोविजंस पार्ट में. ठीक है, तो हम एनफोर्सिबिलिटी के बारे में लिखेंगे. प्रोविजंस वाली जो जगह है ना, यहां पर आप एनफोर्सिबिलिटी के बारे में लिखोगे. आप लिखोगे दैट देयर मस्ट बी इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस, तब जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ओके, तो ये होना चाहिए टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अच्छा, फिर आप लिखोगे अबाउट बिजनेस या फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शन में क्या अजम्पशन है, एंड आप लिखोगे सोशल या डोमेस्टिक में क्या अजम्पशन है. ठीक है, इसके बारे में आप लिखो. ओके, नाउ ये लिखने के बाद फिर हम फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स मतलब आपको क्वेश्चन को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. फादर promised to pay son 1 lakh if he passed the exam in the first attempt. Even though the son passed exam in the first attempt, father failed to pay the promised amount. Son filed a case. ओन वर्ड्स में लिखना है, ब्रीफली लिखना है. एनालिसिस में आप क्या लिखोगे? एग्रीमेंट बिटवीन फादर एंड सन is a domestic agreement. Okay, this is a domestic agreement. We assume that parties, there is an assumption that parties do not intend to sue or file a case. So over here, because there is no assumption, son cannot file a case and recover money from father. कंक्लूजन में क्या आएगा? हेंस, सिंस इट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट, we assume that parties had no intention to create legal relation, they had no intention to file a case. Son cannot file case and recover money from father. बस आपको लिखना चाहिए. मॉडल आंसर क्या है वो भी देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं कि आप अपने आप को मार्क्स कैसे दोगे. फादर प्रॉमिस टू पे हिज सन 1 लाख. ठीक है, वो क्वेश्चन वापस नहीं पढ़ती. अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज एच ये कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है. यस, ये कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है. सेक्शन 2 क्लॉज एच. कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है? In case of social or domestic agreements, we assume that parties do not intend to create legal relation. इसे हम briefly explain करेंगे. यहाँ पर तो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं किया है, बट आप करोगे. As per Balfour versus Balfour. अच्छा, अब
यहाँ पर मैं वो आपके साथ डिस्कस करना भूल गई एक्चुअली कि यहाँ पर आप लिख सकते हो रेफरेंस केस लॉ, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, और इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो लेंथ मिल जाएगी आपको। अच्छा मैम, इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद केस लॉ भी एक्सप्लेन करें? एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, आप इसको बॉक्स में डालो और शॉर्ट में एकदम एक्सप्लेन कर दो। तो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में क्या हुआ था? मिस्टर बाल्फोर एंड मिसेस बाल्फोर, they were in London, but Mr. Balfour was called back to Sri Lanka, his workplace. He promised to pay £30 or allowance to his wife, but he failed. She brought action, but it is an agreement of domestic nature. It was held that there is no intention to create legal relation. बस आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? अच्छा, facts में you will write in your own words. Analysis. This is a domestic agreement. It is not enforceable by law. Applying the provisions, son cannot recover money from father. We assume that in case of domestic, there is no intention to sue. They do not create a legally binding. Okay, parties do not intend to create a legally binding agreement. ये लिखना है आपको. Applying the above provisions, son will not be able to recover money from father. ठीक है, son will not be able to recover amount from father, ये लिखना है हमें. तो ये था मॉडल आंसर. ओके, इधर आप एनफोर्सिबिलिटी को और डिटेल में एक्सप्लेन करोगे जैसे मैंने आपको बताया मेरी थ्योरी में, ठीक है? और डिटेल में करो. ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर और लेंथ इंक्रीज करनी है तो क्या लिख सकते हो. Mr. Ramesh promised to pay 50,000 to his wife Lali so that she could spend the sum on her 30th birthday. Now, Lali insisted that her husband should make a written agreement if he really loved her. Mr. Ramesh failed. He made a written agreement. The agreement was also registered. Ramesh failed to pay. Lali wants to file a case. Can she? मैंने आपको बताया था ना कि भले ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ठीक है, भले ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, यहाँ पर हमारा अजम्पशन है कि पार्टीज डोंट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. लेकिन 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 आप इसमें इंटेंशन डाल सकते हो बाय मेकिंग इट इन राइटिंग एंड गेटिंग इट रजिस्टर्ड. तो यहाँ पर भले ये हस्बैंड एंड वाइफ का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, लेकिन क्योंकि उन्होंने राइटिंग में लिया है, इसको रजिस्टर भी किया है, दिस शोज दैट देयर इज इंटेंशन टू सू और इंटेंशन टू फाइल अ केस. ठीक है मैम, कैन वी आंसर दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसिडरेशन? बोला तो नहीं है, लेकिन अगर गलती से एग्जाम में आपके ध्यान में तो कंसिडरेशन था. कैसे? बिकॉज द अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव and affection. It is between the parties who are in near relation. Okay? The agreement is in writing. It is registered. तो अगर ये चारों cumulative conditions satisfy हो जाते हैं तो देन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से शी कैन फाइल अ केस. लेकिन मैंने क्यों वो चूज नहीं किया है यहाँ पर? बिकॉज ये जो फैक्ट्स आपको दिए हुए हैं और जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया है. हैव दे आस्क्ड कि क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है या एक पार्टी को कंसिडरेशन नहीं है फिर भी क्या ये वैलिड है, ऐसा तो कुछ भी नहीं पूछा है. Will she succeed in filing the case? Okay, she wants to file a suit. तो ये केस फाइलिंग के हिसाब से लिया हुआ है. दैट इज वाई मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन जो है ये एनफोर्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना चाहिए. देखो, अगर एलिमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो जनरली एनफोर्सिबिलिटी पे ही क्वेश्चंस आए. सो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. फिर हम लीगल रिलेशन एनफोर्सिबिलिटी को और एक्सप्लेन करेंगे. हम ये भी लिखेंगे दैट इन केस ऑफ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस यूजुअल प्रिजम्पशन यही रहता है दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन. लेकिन सोशल या डोमेस्टिक में यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन. ये है डोमेस्टिक एग्रीमेंट,
दे मे बाय एन एग्रीमेंट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, उन्होंने एग्रीमेंट से इंटेंशन डाली, ठीक है। ये एग्रीमेंट कैसे की, उन्होंने राइटिंग में ले आए, उन्होंने इसको रजिस्टर भी कर लिया, तो उन्होंने इंटेंशन डाली है इसमें, इसीलिए देर इज इंटेंशन टू पे, तो यहां पर मिसेस लाली विल सक्सीड। तो उन्होंने एक रिटन एग्रीमेंट कर ली, उसको रजिस्टर भी कर लिया। मिस्टर रमेश इज शोइंग इंटेंशन टू पे, इफ ही फेल्स लाली कैन टेक एक्शन। तो प्रोविजंस में हम लिखेंगे ये वाला, ये हो गया मेरा एनालिसिस, ठीक है। फैक्ट्स तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। कंक्लूजन क्या होगा, ये देखो, कंक्लूजन वही लिखना है जो क्वेश्चन पूछा है आपको। रिफरिंग द एप्लीकेबल कंडीशन एडवाइज विदर मिसेस लाली विल सक्सीड, यस मिसेस लाली विल सक्सीड। तो आपके आंसर में क्या आएगा, प्रोविजंस में वापस आपको एक्सप्लेन करना है एनफोर्सिबिलिटी के बारे में, कि एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। आपको फिर से लिखना है बिजनेस कमर्शियल में प्रिजम्पशन है इन केस ऑफ बिजनेस कमर्शियल, प्रिजम्पशन नहीं है इन केस ऑफ सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट। आप लिख सकते हो सोशल डोमेस्टिक में केस लॉ का नाम बैल्फर वर्सेस बैल्फर, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको। आप लिख सकते हो कि हाँ, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस हम, हाँ आप लिख सकते हो कि ऑल्दो डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होती हैं, लेकिन इन डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट्स में, इन सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में हम इंटेंशन डाल सकते हैं, वी कैन शो इंटेंशन। हम कैसे डालेंगे इंटेंशन, वी कैन शो इंटेंशन by making it in writing and by getting it registered। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो भी चलेगा, आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो कि हम इंटेंशन शो कर सकते हैं। हर चीज राइटिंग में हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, ओरली भी तो मैं एग्री कर सकती हूँ, देख तूने अगर मुझे ये नहीं दिया ना मैं केस फाइल कर दूंगी। तो इंटेंशन आप हर बार राइटिंग में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इंटेंशन दिखानी है, ठीक है। तो ये इंटेंशन अगर मैंने शो कर दिया तो फिर वो एनफोर्सेबल है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट में वी कैन शो इंटेंशन, देन दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस ओन वर्ड्स में लिखोगे। एनालिसिस में आप लिखोगे कि बिकॉज द अग्रीमेंट वॉज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ये इंटेंशन दिखाता है, ये इंटेंशन टू सू दिखाता है, ठीक है, क्योंकि राइटिंग में है, रजिस्टर्ड में है, ये इंटेंशन टू सू दिखाता है। आप ये भी लिख सकते हो कि रमेश और लाली का जो एग्रीमेंट है, रमेश एंड लाली का जो एग्रीमेंट है, ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। इन दिस डोमेस्टिक अग्रीमेंट देयर इज नो इंटेंशन टू सू, ये एक प्रिजम्पशन है, देयर इज नो इंटेंशन टू सू, ये एक प्रिजम्पशन है, लेकिन आप इंटेंशन डाल सकते हो, और मिसेस लाली ने रिटन और रजिस्टर करके इंटेंशन डाली, देयरफॉर मिसेस लाली कैन सू, ठीक है। सो रमेश ने एग्री किया, उसने साइन किया, तो उसने भी इंटेंशन दिया कि हाँ ठीक है मैंने नहीं दिया तो तू मेरे पे केस कर देना, तो वो केस बनेगा, वो केस कर सकते। सो कंक्लूजन इज यस मिसेस लाली कैन सू हर हस्बैंड फॉर रिकवरी ऑफ द मनी, ऐसे लिखना है। अब मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, ये देखो, प्रोविजंस के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है, प्रोविजंस में सबसे ज्यादा मार्क्स की एलोकेशन होती है। तो अगर ये सपोज एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको प्रोविजंस लिखने के लिए मेरे हिसाब से आपको अपने आप को एटलीस्ट 2.5 मार्क की एलोकेशन देनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोविजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हाफ मार्क क्यों रखा है, क्योंकि बैल्फर वर्सेस बैल्फर का नाम आपने लिखा और उसको एक्सप्लेन किया, तो 2 मार्क्स सोशल, डोमेस्टिक, एनफोर्सिबिलिटी वो सब लिखने के लिए, फिर बैल्फर वर्सेस बैल्फर भी एक्सप्लेन किया हमने। फिर अगर यहाँ पर देखोगे तो 1 मार्क का आपका एनालिसिस आएगा, तो हो गए हमारे 3.5, और हाफ मार्क का आपका आएगा कंक्लूजन। तो इस तरीके से मार्किंग स्कीम होगी, लेकिन ये मेरी मार्किंग स्कीम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर भी यही फॉलो करे। अच्छा, यहां पर जो मिसेस लाली वाला क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसा ही रहेगा कि मिसेस लाली ने सॉरी, पहले तो आप इधर ये 4 मार्क का अगर मैं समझूं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है,
ये अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, मैं इसको भी वही सेम वेटेज दूंगी, 2.5 मार्क फॉर राइटिंग द प्रोविजंस, कि भाई एनफोर्सिबिलिटी लिखो, प्रिजम्पशन लिखो, सोशल डोमेस्टिक को एक्सप्लेन करो, हम उसमें इंटेंशन दिखा सकते हैं, डाल सकते हैं, ये सब लिखो। और फिर जो आपका एनालिसिस है उसको मैं दूंगी 1 मार्क की वेटेज, और कंक्लूजन को मैं दूंगी 1/2 मार्क की वेटेज। तो रमेश, ऑल्दो इनके बीच का एग्रीमेंट डोमेस्टिक है, लेकिन आप इंटेंशन डाल सकते हो, रिटन और यहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने इंटेंशन डाली है, इस बेसिस पे लाली कैन फाइल अ। तो ये है एक आउटलाइन कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। मॉडल आंसर आई होप आपने देख लिया होगा। यस, कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए। एक टेस्ट में समझ में आएगा ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। आपको 2 3 4 टेस्ट के बाद कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपके आंसर्स इंप्रूव होने लगेंगे। प्लीज गिव योर सेल्फ सम टाइम। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट सेशन, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। भले ही हम इसको फटाफट डिस्कस करने जाते, लेकिन मुझे कभी भी वो चीज में सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो प्लीज डोंट माइंड अगर थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में आपको बता दूं, क्योंकि मुझे कभी भी कॉन्सेप्ट को ऐसे ही फटाफट करने के लिए कर दो, वो नहीं पसंद आता है। थोड़ा डिटेल में होगा आपका, भले ही ये कवर कहीं पे हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसको एज नॉलेज आप समझ लो। थोड़ा डिटेल में करेंगे, बेस अपनी स्ट्रांग कर लेंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला जो लेक्चर है मैं ट्राई करूंगी कि मैं ऑल्दो डिटेल में जाऊं, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में आपको पसंद करूंगी समझाना। तो अगले लेक्चर की तैयारी करते हैं और वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी मैं तैयारी करती हूँ, एंड आप एक बार नोट्स रीड कर लेना लेक्चर के पहले, आप भी थोड़ी सी तैयारी कर लेना। आई विल सी यू देयर।